वेलकम स्टूडेंट्स, एक और वीडियो के साथ एक नया टॉपिक। मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि एक क्वांटिटी है जिसका जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसे क्या कहते हैं? तो मैंने कहा उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कहा लेकिन सर क्या मैं ऐसी एग्जांपल बताऊं जिसकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो मैंने कहा बता दीजिए। उन्होंने कहा सर दैट इज करंट। करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैंने कहा डायरेक्शन बता दीजिए, डायरेक्शन कहां से कहां होगी? तो उन्होंने कहा डायरेक्शन कन्वेंशनली फ्रॉम प्लस टू माइनस होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने कहा ओके। तो कहा जब इसमें बोथ मैग्नीट्यूड भी है तो डायरेक्शन भी है, फिर इसे हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं कहते, इसे हम स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? दैट वाज द पॉइंट। मैंने कहा आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। करंट स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वेक्टर होने के लिए आपको दो नहीं तीन क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए। दैट इज नंबर वन, इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। कोई भी क्वांटिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही। नंबर टू, उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। और नंबर थ्री, दैट मस्ट फॉलो वेक्टर मैथमेटिक्स। वो वेक्टर अलजबरा को फॉलो करना चाहिए। तो हमें ये मालूम हुआ कि कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और वो वेक्टर अलजबरा वेक्टर मैथमेटिक्स को अगर ओबे कर रहा है, देन हम उसे कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें पता चला वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए वेक्टर अलजबरा का ओबे होना भी जरूरी है, वेक्टर मैथमेटिक्स का पता होना भी जरूरी है, ओबे होना भी जरूरी है। तो व्हाट इज वेक्टर अलजबरा, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वेक्टर अलजबरा, वेक्टर मैथमेटिक्स के अपने रूल्स हैं। वेक्टर मैथमेटिक्स के क्या रूल्स हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे कि वेक्टर को किस तरह से ऐड किया जा सकता है, वेक्टर एडिशन के क्या रूल। नंबर वन, पहली चीज जो हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। हम जानते हैं अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है, वन उसका मैग्नीट्यूड है, और वन के साथ प्लस कर लेंगे, आंसर सिंपली टू आ जाएगा। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा। वेक्टर्स में हमें डायरेक्शन चाहिए और इसके एडिशन का रूल डिफरेंट होगा। किस तरह से होगा वो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। नंबर टू, हम पढ़ेंगे वेक्टर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, वेक्टर मल्टीप्लाइकेशन किस तरह से करनी है। नंबर थ्री, हम स्टडी करेंगे कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे पास एक और फोर्थ पॉइंट आएगा कि हम वेक्टर का प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में भी हमारे पास दो रूल आएंगे, दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। और इसके अलावा बाकी भी वेक्टर्स के बारे में कुछ चीजें हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन से। वेक्टर एडिशन के तीन लॉज हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर वन रहेगा ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चले हम इससे स्टार्ट करते हैं कि ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है और हम किस तरह से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या चीज है। तो चले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ टू वेक्टर्स, अगर मेरे पास टू वेक्टर हैं, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक को मैं ए कह रहा हूं, दूसरे को मैं बी कह रहा हूं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर बी है, दो वेक्टर्स हैं। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय two sides of a triangle, two sides of a triangle taken in same order, taken in same order। जरा हम इसको डिकोड कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ कहता है अगर दो वेक्टर हमारे पास है ए और बी, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को। इस तरह से हमारे पास एक ये वाला, एक ये वाले, दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये दो ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट टेकन इन सेम ऑर्डर का क्या मतलब है? टेकन इन सेम ऑर्डर क्या है? ऑर्डर उनका सेम है, एक के बाद दूसरा। ये किस तरह से अचीव हो सकता है? जब मैं ऐसे कर सकता हूं कि इस वेक्टर का जो हेड है और इस वेक्टर को मैं ऐसे रखूंगा कि इसकी टेल इसके हेड पे आएगी, तो ये ऑर्डर सेम हो जाए, मतलब एक के बाद दूसरा। ये एक वेक्टर था, ये उसके बाद मैंने सेम ऑर्डर में दूसरा रख दिया। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ triangle taken in same side, then their resultant is represented by third side of the triangle taken in opposite order, opposite order। चलें जरा समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। पहले तो ये चीज मैं आपको समझा दूं कि इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है, हम कर क्या रहे। मैं एक बॉडी ले लेता हूं, दिस इज अ, ये एक मेरे पास टेबल था या स्टोन है, ठीक है, लॉग ऑफ वुड है। इसको मैं क्या कर रहा हूं? पुश कर रहा हूं, यहां से फोर्स लगा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मेरे पास वेक्टर है, एक फोर्स में इसको यहां से लगा रहा हूं, इस तरफ के लिए लगा रहा हूं, ये मेरे पास वेक्टर बी है। अगर ये 5 न्यूटन था, ये भी 5 न्यूटन है, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं और इधर लगा रहा हूं, दो फोर्सेस तो मैं लगा चुका हूं। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? बॉडी किस तरफ जाएगी और कितनी फोर्स से जाएगी। ये मैंने यहां पर एक बॉडी रखी है, मैं उसको एक फोर्स यहां से लगा रहा हूं, एक फोर्स यहां से लगा रहा हूं। आई नो ना बॉडी इस तरफ जाएगी ना इस तरफ जाएगी, वो किसी थर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जिस डायरेक्शन में जाएगी उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, वो एक तीसरा वेक्टर होगा, जिस वेक्टर को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये ना इस तरफ आएगा ना इस तरफ आएगा, बल्कि एक थर्ड साइड जाएगा, इस तरफ जाएगा। अब इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। जो हमने जानना है, दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। देन दियर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो उसका रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट होगा? इस वेक्टर से होगा। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, हम तीसरी साइड ट्रायंगल के लगाएंगे, उससे रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? मैं ऐसे ले रहा हूं एक वेक्टर, फिर ऐसे ले रहा हूं एक वेक्टर, फिर इसी से आगे एक और वेक्टर शुरू करूं, सर के ऊपर टेल, सर के ऊपर टेल, सर के ऊपर टेल। दैट मींस हम सेम ऑर्डर रख रहे हैं। अगर कहीं हेड हेड आपस में मिल गए और टेल टेल आपस में मिल गए, मतलब ऑर्डर सेम नहीं रहा,
तो इसका हेड, इसकी टेल, इसका हेड, इसकी टेल, फिर इनका ऑर्डर सेम था। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इसको यहां से इस तरफ ही रख रहा हूं, इट मींस ये अपोजिट ऑर्डर। तो चलें अब डेफिनेशन को एक नजर देख लेते हैं। डेफिनेशन से हमने क्या मिला, if two vectors a and b, if two vectors a and b are represented by two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented by third side of the triangle taken in opposite order, then this vector is known as a resultant vector, जो हमने निकालना होगा किसके बराबर। सिंपली फार्मूला क्या था, a प्लस बी करना है ना हमने, तो इज इक्वल टू ये r किसके बराबर होगा, ये हम आज समझने जा रहे हैं। चलें ठीक है, स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना होगा, वेरी सिंपल, मैंने रिजल्टेंट आर कैलकुलेट करना है। उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, चले हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मैं क्या करना चाह रहा हूं, ड्रा। अब मैं दो चीजें ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। मुझे मालूम है मैंने आर निकाल दिया, आर मैथमेटिकली हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, जो हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ी है। लेकिन इसके लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का होना जरूरी है, राइट एंगल पे ही पाइथागोरस थ्योरम लगती है। हेंस मुझे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इसको मैं एक्सटेंड कर लूंगा, इसको मैं लिख लूंगा एन। इसको लिखते हैं हम ओ ए, ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए ऑलरेडी हमारे पास वेक्टर ए है। ओ पी क्यू, तो ओपी क्यू अगर हमारे पास था, क्यू एन परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिए, ड्रा क्यू एन परपेंडिकुलर ओ एन। ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, और पीएन को मैं एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर कर रहा हूं। आल्सो हमें एक और वैल्यू चाहिए, यहां पे ये एंगल कितना है, इसको मैं ले रहा हूं एंगल थीटा। तो मैं कह रहा हूं क्यू पी एन इज इक्वल टू थीटा, इसको हम थीटा ले रहे हैं। ये मेरे पास आ चुकी हैं वैल्यूज। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकता हूं, लेकिन मुझे क्यूएन और पीएन भी तो मालूम होने चाहिए, क्यूएन और पीएन किसके बराबर होंगे। तो चलें सबसे पहले क्यूएन और पीएन लगा देते हैं, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और हम वेरी शॉर्ट हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर कैलकुलेट कर लेंगे। चलें स्टेटमेंट आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू नाउ इज, मैंने क्यूएन और पीएन निकालना है। तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल लिख देता हूं, ट्राइंगल पी क्यू एन। जब भी किसी ट्राइंगल में जिसका आप एंगल जानते हैं थीटा, इसमें अगर मेरे पास एक वैल्यू मालूम होगी, तो फ्रॉम अ सिंगल वैल्यू आई कैन कैलकुलेट ऑल अदर टू साइड्स। एक साइड मालूम होनी चाहिए। अगर मेरे पास ये साइड मालूम होगी, मैं ये और ये मालूम कर सकता हूं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं। जरा मैं समझा देता हूं। अगर ये मेरे पास ए है फॉर एग्जांपल, और मैंने क्या करना होगा, मैंने ये वाली वैल्यू मालूम कर दी, वी नाउ दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना होता है, ये चीज समझने की है। बाकी आप कहीं जगह पे और क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, वहां पर भी आपको ये इस्तेमाल करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो मैं बेस और परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे करूंगा, मैं जानता हूं साइन, कॉस एंड टेन। साइन कॉस टेन ये हम जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बोले। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूलाज दिए। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे कैसे कैलकुलेट करना, अगर ए मुझे मालूम है, ये हाइपोटेन्यूज मालूम है, मुझे मालूम करना है
परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर। मुझे मालूम करना है परपेंडिकुलर, तो मैं देखूंगा हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर मालूम करना है। ये दो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रहे हैं? तो एच एंड पी, तो मैं लगा दूंगा साइन, साइन से कैलकुलेट होगा। दिस इज द मेथड, आप मेथड नोट कर ले। आगे अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अगर मुझे मालूम करना है पर हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम है, मुझे मालूम करना है बेस, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं देखूंगा हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस मालूम करना है। ये वाले कौन से में आ रहे हैं? बेस एंड हाइपोटेन्यूज कॉस में आते हैं। मैं कॉस थीटा से मालूम करूंगा। दिस इज द सिंपल मेथड। हम किस तरह से अननोन साइड, जब एक साइड मालूम होती है, उसको निकाल सकते हैं। चले हम जरा अप्लाई कर लेते हैं। नाउ आई हैव ट्राइंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन मेरे पास ट्राइंगल दिया हुआ है। इसमें मैंने मालूम करना है, मुझे गिवन है एंगल पी क्यू, सॉरी, मुझे जो गिवन है ट्रायंगल एन पी क्यू किसके बराबर है? थीटा के बराबर। और साइड मुझे क्यू पी मालूम है, वो किसके बराबर है? बी के बराबर। ओके, अब मैंने क्या करना है, मैंने मालूम करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए हाइपोटेन्यूज मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो किससे किया था हमने? परपेंडिकुलर, साइन कॉस, साइन साइन से मालूम होगा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है क्यू एन, हाइपोटेन्यूज कितना है? क्यू पी, विच इज ऑलरेडी गिवन। तो मैं लिख देता हूं जरा, क्यू एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है पी क्यू। मैंने बिल्कुल उसी के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है और मेरे को याद। अब लेकिन हम जानते हैं क्यू पी हमारे पास, या पी क्यू किसके बराबर है? बी के बराबर है। सब्स्टिट्यूट बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइडेड बाय बी। बी को मैं इधर ले आऊंगा तो क्यू एन किसके बराबर आ जाएगा? क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो मुझे मालूम हो गया क्यू एन किसके बराबर है? बी साइन थीटा के बराबर। ये वैल्यू जरा मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये मेरे पास आ गया है बी साइन थीटा। ओके, लेकिन पी एन भी हमें मालूम करना होगा। तो पी एन कैसे मालूम करना है? हम लिखेंगे अगेन ट्रायंगल पी क्यू एन। अब मुझे मालूम क्या करना है? बेस मालूम करना है। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं? कॉस में आते हैं। तो मैं लिख दूंगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस दिया मेरे पास पी एन, पी एन अपान हाइपोटेन्यूज दिया है पी क्यू। पी क्यू, पी क्यू हम जानते हैं किसके बराबर है? बी के बराबर। कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एन अपान पी क्यू किसके बराबर था? बी के बराबर। बी को यहां ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ओके, तो ये किसके बराबर आ गई हमारे पास वैल्यू? बी कॉस थीटा। ओके डन। तो हमें मालूम हो गया कि हमारे पास अब ट्रायंगल की सारी साइड्स मींस बेस भी मालूम है, हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर भी मालूम है, और ये एक राइट एंगली ट्रायंगल भी यहाँ पे साफ नजर आ रही है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। नाउ अब ले रहा हूं मैं कौन सी? ओ क्यू एन, ट्राइंगल ओ क्यू एन, और इसमें लगा देंगे हम अकॉर्डिंग टू पी वाई जी टी पाइथागोरस थ्योरम। तो वो किसके बराबर होती है? ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। किस तरह से लिख रहा हूं मैं? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर
तो वही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर चुका हूं। चले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओ क्यू किसके बराबर है? आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन किसके बराबर है? ओ से एन तक, यहां पे फिर से ध्यान रखना होगा, ओ से एन है ए, और यहां से मैं इसको स्प्लिट करता हूं, ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी किसके बराबर है? ए के बराबर, ए प्लस पी एन किसके बराबर है? बी कॉस थीटा के बराबर, बी कॉस थीटा के बराबर का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन किसके बराबर है? बी साइन थीटा के बराबर, बी साइन थीटा का स्क्वायर। चले आगे चलते हैं। आर अगर मैं इस तरह से कर लूं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर हट गया, रूट लग गया। अब क्या होगा? यहां पे लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जिसमें ध्यान रखना है ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास बी कॉस थीटा है। तो अप्लाई करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी, टू तो फॉर्मूला क्या लगा? ए लगा, बी कॉस थीटा है तो बी कॉस थीटा प्लस प्लस यहां पे क्या रहा हमारे पास? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलें फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। कुछ सिमिलरिटी कहीं पे दिख रही है, बिल्कुल यहां पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां पे भी कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी वन मिस्टेक, यहां कॉस नहीं, यहां साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या कर लेंगे? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, तो बिल्कुल ए स्क्वायर रहेगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं बाद में लिख रहा हूं, या यहीं पर लिख देते हैं। अगर बी में कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या रह जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर बी कॉमन ले लिया है, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां क्या रह जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये वाली टर्म प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ओके, अब मैंने क्या किया था? मैंने इसमें से और इसमें से इकट्ठे लिख दिए, बी कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑलरेडी हम फॉर्मूला जानते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हमें कभी भी दो वेक्टर इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि दे रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। वो इस तरह से आपको जो है ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, न कि आप ए प्लस बी कर लें। फिर से समझ लें, अगर मेरे पास ए प्लस बी होता तो मैं ए प्लस बी लिख देता। हम वेक्टर्स में ए प्लस बी नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तब आपको पता चलेगा कि इनका एडिशन किसके इक्वल आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा। तो ये था मैग्नीट्यूड। अब हम चलते हैं, हम निकालेंगे इसकी, अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते तो डायरेक्शन के लिए इसको मैं बीटा, एंगल बीटा मान लेता हूं। मतलब कि ये जो आपका एक वेक्टर है इसके साथ इस कितना एंगल बनाया है? बीटा बनाया हुआ। तो हमेशा अगर हम ये स्लोप निकालना चाहेंगे तो टेन थीटा से निकालते हैं। डायरेक्शन अगर आप निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर, तो दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा, टेन बीटा, आर इज इक्वल टू टेन बीटा। टेन बीटा में आप क्या कर लेंगे? आर इज इक्वल टू टेन, टेन थीटा किसके बराबर होता है?
दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास, क्यू एन डिवाइडेड बाय ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन। इसकी वैल्यूज लगा दे, आर इज इक्वल टू, सॉरी आर नहीं, हम इसके डायरेक्शन निकाल रहे हैं, डायरेक्शन किसके बराबर होगी, तो क्या वन अपान डायरेक्शन टेन थीटा से निकलेगी, टेन थीटा दैट इज क्या वन अपान टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या वन किसके बराबर है, दैट इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओपी है ए प्लस पी एन किसके बराबर है, बी कॉस थीटा। तो ये इसकी जो है आपको टेन को आगे इनवर्स बना देंगे, एंगल जो है आपको उसकी डायरेक्शन दे देगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर एडेड, उनका रिजल्टेंट किसके बराबर है। चले ये था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम स्पेशल केस देख लेते हैं, स्पेशल केस, SPECI, स्पेशल केस। मैं ले रहा हूं केस वन, व्हेन both vector act in same direction, same direction। अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू जीरो। देखो कैसे, अगर एक वेक्टर इस तरह से, दूसरा वेक्टर भी इसी तरह से, इनके बीच में एंगल कितने हैं, जीरो है। तो इस केस में आपका रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, वी नाउ, हम जानते हैं, अब भी हमने एक इक्वेशन निकाली, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट है। लेकिन हमने क्या, कौन सा केस लिया है, when they are acting in the same direction, that is theta is equal to zero। तो हम करेंगे थीटा अगर हम किसके बराबर कर रहे हैं, जीरो के बराबर कर रहे हैं, देन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो। कॉस अगर हम जीरो के बराबर कर लें तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो इज इक्वल टू, कॉस जीरो किसके बराबर होता है, वन के बराबर। कॉस जीरो की वैल्यू वन है, तो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू वन। वन से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हम जानते हैं किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में है और आर है, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो हमारे पास आर किसके बराबर आ रहा है, ए प्लस बी। ये हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम पॉसिबल है, मैक्स। क्या मतलब है, अगर एक वेक्टर, एक मैंने यहां पे टेबल रखा हुआ है, इसको अगर एक स्टूडेंट आके यहां से फोर्स लगाता है 10 न्यूटन, यहां से दूसरा आ गया उसने भी 10 न्यूटन लगाई, फाइनली ये तो जा इस तरफ रहा है, और कितनी फोर्स से आएगा, हम डायरेक्टली ए प्लस बी यहां पे सिंपल मैथमेटिकली कर सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट 20 होगा, 10 प्लस 10 20। लेकिन किस केस में, जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी, दैट इज थीटा उनके बीच में कितना होगा, जीरो होगा दोनों फोर्सेस का। ये था केस नंबर वन, जब इनके बीच में थीटा जीरो है। हम केस सेकंड की तरफ चलते हैं, केस टू, व्हेन बोथ वेक्टर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास थीटा तब कितना होगा, देखिए एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180। चलते हैं भाई, 180 अगर थीटा है तो आर किसके बराबर हो जाएगा, वी नाउ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी
cos थीटा, बट थीटा हमारे पास 180 आ रहा है, हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 r इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी यहां पे हम क्या कर लेंगे, यहां पे हम देखेंगे cos 80 की वैल्यू क्या है, वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो cos 80 किसके बराबर होता है, cos 180 इज इक्वल टू -1, देन r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 से करेंगे अगर हम प्लस 2ab को, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस आ गया है। अब यहां पर भी एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू आर, रूट और स्क्वायर कैंसल, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। इस केस में आपके पास मिनिमम वैल्यू आती है। क्या मतलब हुआ, एक स्टूडेंट इधर को लगा रहा था, एक लगा रहा था इधर को, अगर इस साइड का है 5 और इस साइड का है 10, फाइनली तो ऑब्जेक्ट इस तरफ को जाएगी, लेकिन कितने जाएगी, 10 माइनस 5 करना पड़ेगा हमें, 5 न्यूटन फोर्स से वहां जाएगी। तो ये था हमारे पास केस नंबर 2, जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो। तीसरा केस भी हम स्टडी कर लेते हैं। तीसरा केस है व्हेन बोथ वेक्टर एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो दोनों एक दूसरे के, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90। अगर थीटा कितना है, 90 है, तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos थीटा की जगह हम कितना 90 लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी है, cos 90 की वैल्यू होती है 0 के बराबर। चलें जी, 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर परपेंडिकुलर है तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये थे 3 स्पेशल केस। अगली क्लास में हम बाकी के जो वेक्टर एडिशन के रूल हैं उनको स्टडी करेंगे, और इस पे जो है हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं किस तरह से सॉल्व होंगे।